पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे चाहकर भी अपने ऊपर से हटा ना पाए। दोस्तों, प्यार मोहब्बत की बातें तो आपने भी बहुत सुनी होगी, लेकिन एक चीज़ आपने देखी है, जब हम बात करते हैं ना प्यार मोहब्बत की बातों के बारे में, तो एक बहुत प्यारी और पुरानी लाइन निकल के आती है कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। मतलब आग का दरिया, अगर इसे हम कहीं सोचने की कोशिश करें तो ऐसा तो नहीं है कि किसी एक से भी गलती होगी तो दूसरा इंसान जल जाएगा। सुन के ऐसा लगता है कि यार शायद ऐसा ही होता होगा, क्योंकि आज के ज़माने में जब कोई एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में से कोई एक गलती करता है तो दूसरा बेचारा जल जाता है। जब हम जिंदा होते हैं तो इन सब चीज़ों का बदला ले पाते हैं कि हमारे पार्टनर ने कुछ गलत किया है तो हम उसे सज़ा दे सकते हैं। लेकिन सोचा है कि कपल में किसी एक की अगर हत्या हो जाए या मृत्यु हो जाए या अकाल मृत्यु हो जाए, मतलब आज मैं किसी से प्यार करता हूँ और मैं इस दुनिया में ना रहूँ और मैं देखूँ कि मेरी वाली जो है, जिसको हम आज की जनरेशन में मेरी वाली कहते हैं, कि मेरी वाली जो है वो किसी और से प्यार कर रही है, किसी और से दिल लगा रही है, तो मैं मरी हुई पोजीशन में इस दुनिया को छोड़ के जा चुका और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, तो मैं किस हद तक जा सकता हूँ उस इंसान को तड़पाने के लिए जिससे मैं प्यार करता हूँ। ये देखूँ कि मेरे से इतने वादे खाए थे, इतने कस्में खाई थी, और आज मैं सारा बदला अपना ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पास तो शरीर ही नहीं है। आज का रियल इंसिडेंट आप जो सुनने वाले हैं, आपकी रूह कांपेगी, आप कुछ नया सीखेंगे। और फिर जो चीज़ मैं खुद से कहना चाहूँगा, सारे हॉरर इंसिडेंट को, रियल इंसिडेंट को इस इंसिडेंट ने पीछे छोड़ दिया। ये पूरा रियल इंसिडेंट हमें वंदना ने बताया। वंदना जो कि दिल्ली के रहने वाली है, इन्होंने बताया अक्षय ये पूरा रियल इंसिडेंट हुआ 2025 में और मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ। इन्होंने खैर आगे बढ़ने से पहले अपने परिवार के बारे में बताया कि अक्षय, मेरे जो नाना जी हैं वो एक नागा साधु थे। उन्होंने आसाम से अपनी सारी विद्याएं पूरी की। वो अलग अलग किस्म के चमत्कार कर दिया करते थे इंसानों के सामने। मतलब जब मेरे नाना कभी हमारे यहाँ पे आया करते थे तो उनकी शक्ति का प्रदर्शन हम सब ने देखा है। आसाम में उनका काफ़ी नाम था। जब वो गुजर गए तो वही सिद्धि मेरे पिताजी के पास आई। मेरे पिताजी ने उनसे सिद्धि ली और अब मेरे पिताजी जो हैं वो चौकी लगाते हैं, बालाजी की चौकी। बहुत बड़े भक्त है बालाजी के। ज़्यादातर उनका रहना सहना मेहंदीपुर बालाजी के आसपास ही होता है और ज़्यादातर वो घर से बाहर ही रहते हैं। 2025 में ये जो इंसिडेंट हुआ, ये हुआ मेरी मौसी की लड़की के साथ। आज से 7-8 साल पहले मेरी मौसी की लड़की जब जॉब करने जाया करती थी तो हमारे घर के बगल में एक लड़का रहता था जिसका नाम था संजय। वंदना ने बताया कि अक्षय, मेरी मौसी की लड़की का नाम सोनम, और जिस लड़के के साथ वो जाया करती थी नौकरी पे, उस लड़के का नाम था संजय। ये लोग पड़ोस में रहा करते थे। तो जब सोनम ने नया नया ऑफिस ज्वाइन किया था, ये सेम ऑफिस में इन्होंने ज्वाइन कर लिया था, संजय भी उसी ऑफिस में थे, तो संजय गाड़ी लेके जाया करते थे, तो सोनम संजय के साथ चली जाया करती थी। शुरुआत में 3-4 साल, 5-6 साल इन्होंने अपने रिलेशन को हाइड करके रखा, छुपा के रखा दोनों ने अपने घर वालों से कि एक दूसरे से प्यार मोहब्बत में पड़ गए हैं। फिर 7 साल बाद 2025 में इन्होंने इस चीज़ के बारे में ऐलान किया कि हम 6-7 साल से रिलेशन में हैं और हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। जो सोनम के घर वाले थे वो इस चीज़ के अगेंस्ट में थे। अगेंस्ट में तो संजय की मम्मी भी थी, लेकिन फिर भी सोनम के जो घर वाले थे वो जानते थे कि ये रिश्ता कहीं से कहीं तक टिकने वाला नहीं है। और इसका रीज़न संजय नहीं थे, इसका रीज़न बनने वाली थी संजय की मम्मी। संजय की मम्मी का व्यवहार बहुत बुरा था। कहते हैं मोहल्ले में आए दिन किसी न किसी बात पर लड़ाई हुआ करती थी और संजय की मम्मी बेफालतू में लड़ा करती थी। सोनम के घर वालों को संजय से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनकी मम्मी से बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। उनकी मम्मी नैनीताल से रहने वाली थी, जो संजय की मम्मी थी, तो ज़्यादातर टाइम वो नैनीताल में बिताया करती थी। खैर, जब दोनों ने अपने घर पे बताया कि प्यार मोहब्बत की बातें चल रही हैं और ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाई गई और दोनों परिवार एक दूसरे से मिले। जहाँ पर संजय के पापा तो थे नहीं, संजय की मम्मी थी, उनके भाई थे, एक बहन थी। ऐसे ही सोनम के परिवार में उनके 2 छोटे भाई थे। मम्मी पापा थे और सोनम को बहुत प्यार करते थे। सोनम को शुरू से काफ़ी आज़ादी दी हुई थी, लेकिन इस बारे में नहीं पता था कि लड़की आगे जाके प्यार में पड़ जाएगी। जब दोनों ने अपने अपने घर पे बताया तो दोनों के ही घर वाले आपस में मिलते हैं और रोका करवा देते हैं। 2025 में रोका हो जाता है और रोका होने के बाद फिर प्यार आपका उफान पे होता है। तो हुआ क्या, जैसे ये खुल के घूमा करते थे, बातचीत किया करते थे। घर वालों को पता था कि दोनों अब आगे जाके विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं, इनकी शादी होने वाली है, तो इन पर रोक टोक थोड़ी सी कम हो गई थी। अब कंपनी जो होती है उसका एक रूल होता है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे होते हो, अगर कंपनी वालों को पता चल जाए कि भाई यहाँ पर एक प्यार मोहब्बत वाला जोड़ा आ गया है, तो किसी एक को निकाला जाता है। तो जब कंपनी वालों को पता चला कि यार इन दोनों की शादी होने वाली है और ये इतने टाइम से रिलेशन में थे, तो कंपनी वालों ने इनके सामने एक
स्टेटमेंट रख दी कि देखो हम एक कपल को, एक जोड़े को एक ही फ्लोर पे या एक ही बिल्डिंग में काम नहीं करने दे सकते, तो आप दोनों में से कोई भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड कर लो कि आप दोनों में से कौन बैक स्टैप करने वाला है, मतलब कौन रिजाइन डालेगा। अब जब प्यार की बात हो तो बीच में ईगो कैसे नहीं आ सकता। अब इनका जो ईगो था वो बीच में आ गया कि कंपनी ने हमें हटाने की कैसे बोल दी। इन दोनों ने क्या करा, जल्दीबाजी करी और इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं और इन दोनों ने ही कंपनी में रिजाइन डाल दिया। जब तक ये एक कंपनी में काम कर रहे थे, पैसे आ रहे थे, सैलरी सब कुछ टाइम पे हो रहा था, तब तक तो ठीक था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब ये दोनों ही घर बैठ गए, संजय ने भी अलग अलग जगह पर जॉब की ट्राई की, सोनम ने भी अलग अलग जगह पर जॉब की ट्राई की, लेकिन इन दोनों को कहीं भी जॉब नहीं मिली। और ऐसा होता है कि जब भी आप किसी कंपनी में जाते हो तो कोशिश करते हो कि दोनों एक साथ ही लग जाए, लेकिन मैक्सिमम कंपनी इसको पता चल जाता है कि साथ में आए हैं, नैन मटक्के हो रहे हैं, दोनों एक साथ घूम रहे हैं, ब्रेक टाइम पे भी दोनों एक साथ घूम रहे हैं, तो कंपनी इसको पता चल जाता था कि ये कपल है। ये लोग एक्सप्लेनेशन भी देते थे कि हमारी शादी होने वाली है, लेकिन फिर कंपनीज इन्हें रखने से मना कर देती थी। अब जब ये अलग अलग जाते थे तो इनका मन नहीं लगता था कहीं पर, इन्हें जॉब नहीं मिलती थी, तो क्या हुआ, इन सब चीज़ों के बीच आपस में इनकी गर्मा गर्मी होनी शुरू हो गई। यहाँ पर क्या हुआ, जब इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आने लगी, पैसे की तंगी होने लगी, तो ये आपस में एक दूसरे से भिड़ने लगे, लड़ाइयाँ होने लगी, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम होना शुरू हो गया कि उस ऑफिस में मेरा हो जाता, तू मेरे साथ नहीं जाती। तो सोनम भी बोल दे करती कि आपको जाना था तो आप अकेले चले जाते, आपने सुबह सुबह मुझे क्यों बोला कि आप मेरे साथ चलो। इन सब चीज़ों को लेके इनके बीच में काफ़ी बहसाबाजी होने लगी। धीरे धीरे इन लोगों ने मिलना कम कर दिया और जब भी ये लोग मिलते आपस में, जैसे पार्क में मिलते या फिर कहीं घूमने जाते मॉल में, तो लगभग इनकी लड़ाई हो जाती, क्योंकि खर्चने के लिए तो हर किसी को पैसा चाहिए होता था, लेकिन जब पैसे की कमी होती है तो इंसान थोड़ा सा हिचकता है। एक दिन क्या हुआ, ये दोनों आपस में मिलते हैं और सोनम ने ना जाने ऐसा क्या बोल दिया जिस वजह से पता नहीं संजय को इतना बुरा लग गया कि संजय ने सोनम पर हाथ उठा दिया, सोनम को बहुत चाटे मारे, और जो कि एक मर्दानगी के खिलाफ मुझे हरकत लगती है। सोनम कुछ बोल नहीं पाई, सोनम उस टाइम पर पिटती चली गई। उसके बाद सोनम घर पे आती है और 3-4 रातें सोनम सोचती रहती कि मेरे साथ ये हुआ क्या। उन्होंने क्या करा, वंदना को फ़ोन किया जो कि हमारे सब्सक्राइबर है, जिन्होंने हमें पूरा इंसिडेंट बताया, और वंदना से रिक्वेस्ट की कि वंदना, मैं किसी भी हालात में अपने घर वालों को इन्फॉर्म नहीं कर सकती कि मेरे साथ संजय ने क्या किया है। तो वंदना से रिक्वेस्ट की गई कि क्या तुम जाके मेरे घर वालों को बता दोगी कि मैं इस रोके को तोड़ना चाहती हूँ। वंदना के पैरों तले ज़मीन खिसक गई है सुन के कि रोका क्यों तोड़ना है, तुम लोग बैठ के आपस में बातचीत कर सकते हो। लेकिन सोनम ने फ़ोन पे जिस तरीके से वंदना को बताया था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, सुनने में ऐसा लग रहा था कि यार कुछ तो बहुत तगड़ी चीज़ हुई है। वंदना सोनम से मिलती हैं और सोनम ने जब निशान दिखाए मारने के, ऐसा लग रहा था जैसे संजय ने किसी चीज़ का बहुत बुरा गुस्सा उतार दिया है। वंदना ने सोनम के मम्मी पापा से बात की और उन्हें बताने की कोशिश की कि ऐसे ऐसे इस रिश्ते को हमें रोक देना चाहिए, क्योंकि इन दोनों की आपस में बन नहीं रही है और सोनम ने ये फैसला लिया है कि वो संजय के साथ आगे नहीं रह सकती। इस चीज़ को सुनने के बाद जो सोनम के घर वाले थे उन्हें ऐसा लगा कि यार ऊंच नीच तो हर जगह होती है, जो रिश्ता हुआ था उसे ऐसे थोड़ी ना ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन सोनम अपने लफ्ज़ों पे थी। सोनम को पता था कि ये रिश्ता अब आगे चल नहीं सकता है, जिस रिश्ते में एक बार हाथ उठ जाए उस रिश्ते का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। हुआ क्या, ये चीज़ जैसे ही अनाउंस हुई, दोनों परिवार आपस में मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो फाइनल डिसीजन जो निकल के आता है, संजय की मम्मी और जो सोनम के मम्मी पापा थे वो ये डिसीजन पे आते हैं कि चलो इस रिश्ते को हम यहीं पे रोक देते हैं। जो संजय थे वो सोनम से बहुत प्यार करते थे और उन तक भी जब ये खबर पहुंची कि ये रिश्ता टूटने वाला है, संजय डिप्रेशन में चले गए। वो अपनी गलती पर भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे। वो बार बार सोनम को अप्रोच कर रहे थे कि मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन सोनम की ये चीज़ ईगो पे लग गई थी कि हाथ कैसे उठा दिया। सोनम ने संजय को समझा दिया कि अब इस रिश्ते को ख़त्म करने का टाइम आ गया है, और संजय जो थे वो इतने डिप्रेशन में चले गए कि संजय बैक टू बैक शराब के नशे में रहने लगे थे। शराब के सेवन में उन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के बारे में सोच लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे संजय को भी समझ में आ गया है कि अब इनका भविष्य आगे कुछ भी नहीं रह गया। इन सब चीज़ों में क्या हुआ कि सोनम कुछ टाइम के लिए अपनी दूसरी मौसी के यहाँ पे चली गई। मौसी के यहाँ पर जब चली गई, वंदना जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने मेंशन किया कि अक्षय, एक दिन जब मैं अपनी जॉब पे जा रही थी सुबह 8 साढ़े 8 बजे, तब मैंने संजय को देखा। संजय की हालत ऐसी हो रखी थी जैसे 28 साल का लड़का वापस से 12-13 साल का हो गया। मतलब संजय इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे पी के कि ऐसा लग रहा था जैसे अभी उनके प्राण निकल जाएंगे। वंदना ने अफसोस में संजय को रोका और उनसे पूछने लगी कि संजय, ये आप अपने साथ क्या कर रहे हो? अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपको नहीं लगता कि आप ज़्यादा दिन तक इस दुनिया में नहीं टिकोगे? संजय ने वंदना की तरफ देखा और एक प्यारी सी स्माइल दी और वहाँ से चले गए। वंदना ने सोनम से फिर दोबारा बात की, उन्हें बताया कि संजय ने अपना बहुत बुरा हाल कर लिया, वो डिप्रेशन में है, उसे संभाल ले। सोनम ने इस चीज़ को सुना वंदना से और सोनम ने इस चीज़ को खुद से बोल दिया कि मैं
उन्हें माफ़ नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया और सोनम ये चीज़ बोल के साइड हो गई। वंदना को लगा कि ठीक है, ये तो मेरा मुद्दा भी नहीं है, मैं कितना ही इस चीज़ में घुसूंगी। उन्होंने सोनम को समझाने की बहुत कोशिश की थी। 6 दिन बाद अचानक से खबर आती है कि संजय इस दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए चले गए हैं। वो इतनी ज़्यादा पिया करते थे, इतनी ज़्यादा पिया करते थे कि उनके जो ऑर्गन्स थे वो फेल हो गए थे। ये चीज़ सुनने के बाद पूरा मोहल्ला डर गया था, क्योंकि मोहल्ले को पता था कि अकाल मृत्यु हुई है। अब हर घर में एक ही बात हुआ करती थी कि क्या संजय को मुक्ति मिली होगी। संजय की मम्मी नैनीताल से वापस आई और इस दौरान वंदना की फैमिली ने, जॉइंट फैमिली ने, वंदना के पूरे ख़ानदान ने या कहीं सोनम के पूरे ख़ानदान ने एक सबसे अच्छा कार्य जो किया, सोनम को उस टाइम पर अपने दूसरे रिश्तेदारों के वहाँ पर भेज दिया कुछ टाइम के लिए। 13वीं तक के लिए तो सोनम को वहाँ से रवाना कर दिया था। जैसे ही संजय की मम्मी वापस आती है नैनीताल से, उन्होंने जब देखा कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, उन्होंने इतनी दबा दबा के गालियाँ दी, इतनी सारी गालियाँ दी, इतनी गंदी बद्दुआएं दी कि मेरे बेटे को तेरी लड़की खा गई, तुम कुछ नहीं कर पाए, तुमने मेरे बेटे को मरने दिया। उस टाइम पर संजय की मम्मी इतनी पागल हो चुकी थी कि वो ये नहीं देख रही थी वो किसको क्या बोल रही है। लेकिन एक चीज़ वो देखने वाली थी कि संजय के भाई बहन आराम से खड़े थे चुपचाप। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपाए घूम रहे हैं। धीरे धीरे वक्त शांत होने लगा और सोनम को वापस बुला लिया गया अपने घर पे। सोनम एक रात को जब अपने घर पे थी और अपने कमरे में थी, रात 1 बजे अचानक से सोनम के घर से चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, इतनी ज़ोर ज़ोर के चिल्लाने की आवाज़ें, और उसके बाद सोनम बेहोश हो गई। वंदना बताती है कि अक्षय हुआ क्या था। सोनम ने जिस तरीके से बताया कि वो मूवी देखने के बाद जैसे बालकनी में वॉशरूम होता है और वहाँ पर एक शीशा लगा होता है, तो जब वो वॉशरूम यूज़ करने गई बालकनी में, उनकी नज़र पड़ती है शीशे पे, वहाँ पर संजय खड़े थे। और संजय जो खड़े थे ऐसा लग रहा था जैसे उनका पूरा शरीर गलने लग रहा है। और इतना डरावना चेहरा जो सोनम ने देखा, सोनम वहाँ पर चिल्लाई। उस चिल्लाहट को पूरे मोहल्ले ने सुना और एकदम से धड़ाम करके सोनम गिर गई। सोनम को जब उनके मम्मी पापा ने उठाया और उनसे पूछना शुरू करा तो उन्होंने बताया कि वॉशरूम के वहाँ पर मैंने संजय को देखा था। घर वालों को लगा कि शायद सदमे में ये चली गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सदमा इनके ऊपर बीता है, जिस वजह से सोनम ऐसी बातें कर रही है। ये जो हरकत हुई थी ये पहली बार हुई थी, इसलिए इस टॉपिक को यहीं कहीं ख़त्म कर दिया गया। 6 रातों बाद फिर दोबारा सोनम जैसे पानी भरने के लिए उठी और फिर बालकनी में घूमती घूमती वो सीधा वॉशरूम की तरफ गई। वॉशरूम के वहाँ पर फिर दोबारा वो बुरी तरीके से चिल्लाई और बुरी तरीके से चिल्लाने के बाद वो भागी भागी अपने कमरे में आती है और पता नहीं किस चीज़ से वो टकराई, सीधा उनका जो माथा था वो ज़मीन पे लगा और वो बेहोश हो गई। जब सोनम को उठाया गया, उनसे पूछा गया तो वंदना को पता चलता है कि उन्होंने फिर दोबारा संजय को देखा था सोनम ने। इन सब चीज़ों में क्या हुआ, घर वाले जो थे सोनम के मम्मी पापा, उन्होंने फ़ोन करा सीधा वंदना के पापा के पास, जो कि चौकी लगाते थे बालाजी की, पर वो अभी शहर में नहीं थे। तो उन्होंने यही कहा कि आप एक काम करो, सोनम को गंगा जल पिला दो और उन्हें मंदिर वाले कमरे में लेटा दो, थोड़ी देर मैं यहाँ से जो भी कर सकता हूँ वो करूँगा। धीरे धीरे वक्त गुजरा और 13वीं निकल गई। यहीं से शायद सोनम के साथ कोई बहुत बड़ी दिक्कत चलनी शुरू हो गई थी, या सोनम पोजेस हो गई थी और घर वालों को कोई अंदाज़ा नहीं था। सोनम का जो छोटा भाई था वो सिगरेट पिया करता था, घर वालों को पता नहीं था, लेकिन वो क्या करता था, जैसे सिगरेट पीने के बाद उसके जो छोटे छोटे हिस्से होते थे वो वॉशरूम के आसपास कहीं छुपा देता था। तो सोनम अपनी मम्मी को सिगरेट पीती दिखती थी, मतलब उनकी मम्मी जब भी रात को कभी वॉशरूम की तरफ आती थी वो देखती थी कि सोनम सिगरेट पी रही है। उन्हें ऐसा लगा कि शायद ये कॉर्पोरेट में काम किया करती थी और शायद हमसे छुपाती थी कि इसको सिगरेट की आदत लग गई है इसलिए सिगरेट पी रही है। लेकिन उनकी मम्मी ने तो 1-2 बार कुछ नहीं कहा, सोच के कि शायद सदमे में है इसलिए ये सिगरेट पी रही है। तीसरी रात उन्होंने सोनम को पकड़ लिया और सोनम से जैसे ही पूरा हिला के अच्छी तरीके से पूछा कि सोनम तू सिगरेट पी रही है घर में, तेरे को शर्म नहीं आ रही, तेरे भाई तेरे पापा घर में। सोनम अचानक से होश में आती है और पूछती कि मम्मी क्या हुआ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और क्या आप क्यों चिल्ला रहे हो, मैं कहाँ सिगरेट पी रही हूँ, मैं तो बस बालकनी में अपने आप पहुँच गई, पता नहीं कैसे, मुझे जाने दो। और सोनम की मम्मी इस चीज़ को देखती रह गई। सोनम गई और बेड पे जाके लेट गई। अब सोनम की मम्मी को लग रहा था कि ये सदमे तक की बात नहीं है, ये बातें कुछ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। लेकिन शायद सोनम की मम्मी को अभी भी अंदाज़ा नहीं था कि सोनम किन चीज़ों से निकल रही थी, क्योंकि सोनम एक्चुअली में कभी भी रात को उठ के दीवारों की तरफ घूरने लगती और पता नहीं किससे बात करने लगती, अजीब अजीब से मंत्र। सोनम की मम्मी ऑब्जर्व करती है और अगले दिन वंदना को बताती है। वंदना पता नहीं क्या हो रहा है सोनम को, रात भर ये उठी रहती है, बालकनी में घूमती रहती है, पता नहीं इधर उधर देख के भागती रहती है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या ही हो रहा है। वंदना ने अपने पापा से बात की जो कि चौकी लगाते थे और उनके पापा यही बोल रहे थे, बेटा मैं 3-4 दिन में बस घर पे वापस आ जाऊँगा, तब तक तुम मिलके कैसे भी सोनम को संभाल लो। मुश्किल से 3-4 रातें और बीती होंगी
जो सोनम थी वो किचन में काम कर रही थी और उनकी मम्मी देख रही थी कि सोनम कर क्या रही है। किचन से अचानक से जो सोनम है वो बालकनी की तरफ जाती है। बालकनी में उन्होंने पता नहीं ऐसा क्या देखा, वो डरते डरते किचन में आई, एक चाकू उठाया और सीधा अपने कमरे में जाके बैठ गई। सोनम की मम्मी पीछे पीछे जाती है देखने के लिए कि सोनम को हुआ क्या है। सोनम अपने हाथ पे चाकू रख के घुमाने लग रही थी धीरे धीरे। वहाँ से सोनम की मम्मी चिल्लाती, सोनम तू पागल हो गई है, क्या कर रही है, चाकू छोड़, इसे तेरे हाथ पे लग जाएगा। जब तक सोनम की मम्मी ने बोला सोनम की आंखें नीचे थी। जैसे ही सोनम ने अपनी आंखें घुमाई, सोनम की आंखें पूरी पलट चुकी थी, पूरी वाइट। और सोनम चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि ऐसे ही बचा लोगे इसे, इसने ही तो मारा है मुझे, इसकी वजह से ही तो मरा हूँ मैं, और मैं वापस आ गया हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो इनकी मम्मी ने पूरा साहस इकट्ठा किया कि मैं अपनी लड़की को कुछ नहीं होने दूंगी। भाग के गई अपनी लड़की के पास, सोनम के पास से चाकू छीनना शुरू करा। तो सोनम बार बार चिल्ला गई, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, इसके छोटे भाई को भी मार दूंगा, सबको मार दूंगा। ये सुनने के बाद सोनम की मम्मी ने कैसे तो हाथ से चाकू छुड़ाया और सोनम को कमरे में बंद किया और सीधा वंदना के पापा के पास फ़ोन मिलाया कि भाई साहब वो वापस आ गए, वो वापस आ गया, भाई साहब वो वापस आ गए, संजय वापस आ गए। उस तरफ से जो वंदना के पापा थे वो बोलना शुरू करते कि बहन जी मैं समझ गया, आप एक काम करो, गंगा जल छिड़कर और उस कमरे को बंद कर दो, मैं यहाँ से मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ और सोनम वापस हो जाएगी। सुबह आप एक काम करना है, मैं सुबह 6-7 बजे तक अपने घर पहुँच जाऊँगा, कैसे भी सोनम को घर पे लेके आ जाओ। इनकी मम्मी ने दिमाग लगाया, जहाँ पर सोनम की मम्मी ने गंगा जल छिड़का और वहाँ पर अंदर से सोनम के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी कि नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा, मैं वापस आ गया हूँ। ये जैसे ही कमरा बंद करा, इनकी मम्मी ने बाहर हनुमान चालीसा चला दी। थोड़ी देर में जब सोनम की मम्मी आती है 2 घंटे बाद, तो कमरा खोल के देखती है, वहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा डरने के लिए तैयार हो जाइए। सोनम की मम्मी ने जैसे ही कमरा खोला, सोनम बेड पे लेटी थी, सो रही थी, आंखें खुली और मुस्कुरा रही थी। सोनम की मम्मी डरी, दरवाज़ा बंद करा और वहाँ से चली गई। सुबह जैसे 8-9 बजते हैं, जो सोनम की मम्मी थी सोनम को लेके वंदना के घर पे आ रखी थी। जैसे ही सोनम ने वंदना के घर पे कदम रखा, अचानक से ऐसा लगा जैसे सोनम के ऊपर से पता नहीं कौन सा भार उतर गया। सोनम एक कमरे में गई, 2 मिनट मुश्किल से बैठी और वहाँ पर सो गई। इन्होंने अपना पूरा घर गिलवा रखा था। जैसे कि बताया वंदना ने कि अक्षय हमारा पूरा घर बंधा हुआ है, क्योंकि मेरे पापा जो है वो बालाजी की चौकी लगाते हैं, तो हमारे घर में जब तक कोई ताकत नहीं आ सकती जब तक मेरे पापा नहीं चाहते। अब हुआ क्या, 10-11 बजते ही मेरे पापा ने अपनी गद्दी लगाई और फिर एक आसन लगाया जहाँ पर सोनम को बैठाना था। मेरे पापा ने सोनम की मम्मी को बोला कि उसे नीचे बुला लो। बस ये बोलने की देरी थी कि उसे नीचे बुला लो। जो सोनम थी उसने दरवाज़ा खोला और जैसे पूरा शरीर बैंड हो जाता है, उसने अपना पूरा शरीर बैंड करा और सीढ़ियों पे से उल्टी चलती आ रही थी। ये वंदना ने बताया कि अक्षय मैं श्री राम की कसम खा रही हूँ, मैंने जो देखा मैं उस चीज़ को झुठलाऊंगी नहीं। जैसे 90-20 मूवी में वो लड़की उल्टी चल के आ रही थी, वैसे ही जो सोनम थी वो सीढ़ियों से उल्टा चलती आ रही थी। वो आई नीचे और उसने ज़ोर से एकदम से चिल्लाया सबको देख के, जैसे उसके अंदर से पता नहीं कोई शैतान बाहर निकल रहा है। हर तरफ चिल्लाना शुरू करा और जैसे मेरे पापा थे बस वो ये बोलना शुरू करते कि इधर आके बैठ जा आसन पे, तो मेरे घर में तो कुछ नहीं कर सकती, बालाजी का आशीर्वाद है। तभी वो एंटिटी इधर उधर देखती है और जो वंदना ने बताया कि अक्षय सोनम चल के आई, जैसे कोई शैतान आया हो, आसन पे बैठती वो इतनी ज़ोर ज़ोर से रोई, इतनी ज़ोर ज़ोर से रोई। अगले 5 मिनट सोनम रोती रही, बार बार क्यों मारा, क्यों मारा, मैं नहीं जाना चाहता था, मुझे क्यों मारा। तो जो वंदना के पापा थे उन्होंने पूछना शुरू करा कि अब तू क्या चाहता है और तू क्यों वापस आया है। तो वहाँ पर रो रो के मैं तो जाना भी नहीं चाहता था, मुझे ज़बरदस्ती मारा गया, मुझे इसके ऊपर भेजा गया है, मैं तो इससे नफरत करता हूँ, इसने मेरी एक गलती पे मुझे माफ़ नहीं किया, मुझे छोड़ दिया, मेरा था ही कौन। तो वंदना के पापा बोलते सुन, तो बालाजी के आसन पर बैठा हुआ है, अब बता किसने भेजा तुझे। रो रो के चिल्ला चिल्ला के जो सोनम के अंदर जो एंटिटी थी, मुझे वचन बंद कर रखा है, मैं नहीं बता सकता, मुझे नहीं, छोड़ दो, मुझे जाने दो ऐसे, मैं नहीं बता सकता, वो तांत्रिक मुझे बहुत मारेगा। जब यहाँ से वंदना के पापा ने अपने मंत्रों का उच्चारण शुरू करा, तो यहाँ पर जो बैठी एंटिटी थी सोनम के अंदर, वो चिल्ला चिल्ला गया, नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। तो मेरे पिताजी ने अपना पूरा जोर लगा दिया, अब तक की विद्या जो भी उनके पास मंत्र थे, उसके बाद आके ये एंटिटी टूटती है। तो संजय से पूछा गया किसने मारा तुझे, किसने करा। संजय फिर दोबारा नहीं बताऊंगा, वो मुझे बहुत मारेंगे, उन्होंने मुझे मारा और मुझे इस लड़की के ऊपर भेज दिया, सोनम के ऊपर, मेरी चाहत में इससे बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर दोबारा इनके पिताजी ने पूछा वंदना के कि किसने भेजा तेरे को। उसके बाद जो संजय टूटे और उन्होंने बताया कि मेरी माँ ने मुझे भेजा। जब मेरी माँ ने ये देख लिया कि इस लड़की ने मुझे ठुकरा दिया है, मेरी माँ मेरे पास आई थी और उन्होंने मुझे कहा इससे बदला ले। जब मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं सोनम से प्यार करता हूँ, तो मेरी माँ ने मुझे खाने में कुछ ऐसा दिया जिसकी वजह से मुझे दारू पीनी पड़ी। मैं दिन रात दारू पीता था, वो मैं नहीं था, मेरे अंदर शैतान था जो दारू पीता था।
6 दिन के अंदर अंदर उस शैतान ने मुझे ख़त्म कर दिया। फिर मेरी माँ नैनीताल से वापस आई, मेरे कपड़े लेके गई उस तांत्रिक के पास और फिर वहाँ से क्रिया करवाई, मारण क्रिया करवाई सोनम के ऊपर। सोनम का सामान हमारे घर पे रहता था, जिस वजह से सोनम के ऊपर मारण क्रिया करवाई और मुझे ही पूरा सिद्ध करके उस तांत्रिक ने सोनम के ऊपर छोड़ा। अब मैं सोनम को लेने आया हूँ, मैं ले जाना नहीं चाहता पर मैं वचनबद्ध हूँ। तो वंदना के पापा पूछते कि भाई तेरी माँ तेरे ऊपर क्यों मारण क्रिया करेगी, ये सब कुछ क्यों करेगी? तो संजय चिल्ला के बोलते हैं मेरी माँ नहीं है, वो राक्षस नहीं है, तांत्रिकों के बीच में उठती बैठती है। अपने ही बेटे की कमज़ोरी बनते देख उस लड़की को, मेरी माँ ने ये सब कुछ करा। मेरी माँ ने मेरे को बोला था कि बदला ले ले, बदला ले ले। मैं बदला नहीं लेना चाहता था, मेरी माँ ने मेरी ही हत्या का पूरा प्लान रच दिया उस तांत्रिक के साथ मिलके। यहाँ से जो वंदना के पापा थे उन्होंने पूरी क्रिया की अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर पूछा कि अब बता कि अब देख हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तेरे को एक ऐसी दुनिया में छोड़ दे जहाँ पर कोई और तांत्रिक तेरे को सिद्ध नहीं कर सकता, अभी तेरे को मुक्ति तो नहीं मिलेगी क्योंकि तेरी आयु नहीं आई है। दूसरा, या तो सोनम का शरीर से तेरे को उठा के बाहर फेंक दिया जाए और कोई दूसरा तांत्रिक तेरे को सिद्ध कर ले। तो यहाँ पर जो संजय थे वो बोलना शुरू करते नहीं, किसी और को सिद्ध मत होने दो, मैं किसी और के लिए काम नहीं करूँगा, मेरे को उसी दुनिया में भेज दो, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। एक काम करो, मुझे मीट चाहिए, मुझे मदिरा चाहिए, मुझे मेरा भोग चाहिए। भोग लेने के बाद मैं दूसरी दुनिया में जाऊँगा, लेकिन एक कपड़ा लेके जाऊँगा, सोनम का एक कपड़ा मुझे चाहिए, मैं उस कपड़े की याद के साथ रह लूँगा। तो ये साहब बोलते तेरे को भोग मिलेगा, तेरे को मदिरा मिलेगी, तेरे को भोग मिलेगा मांस का, लेकिन तू कपड़ा नहीं लेके जाएगा। तू, हमें पता है तू क्या करने की कोशिश कर रहा है। वंदना के पापा ने सबको बताया कि अपने साथ सोनम के कपड़े को लेके जाएगा ताकि वहाँ से कुछ ना कुछ क्रिया करे और फिर दोबारा सोनम से बंध जाए। फिर वंदना के पापा ने पूछना शुरू करा संजय से कि तू ऐसे ही चला जाएगा, तेरे को भस्म करा जाए। तो आखिरी में जो संजय थे वो बोलना शुरू करते ठीक है मैं चला जाऊँगा, लेकिन मेरी माँ ने मेरे साथ जो किया उसका फल उसे कौन देगा? तो वंदना के पापा बोलना शुरू करते भगवान पर यकीन रख, भगवान सब कुछ सही करेगा तेरे साथ भी, और उस चीज़ का बदला भी तेरे को लेने का मौका देगा जहाँ पर तू अपनी माँ से बदला लेगा। ये सारी बातें होने के बाद जो संजय थे उन्होंने बोला ठीक है मुझे मुक्त कर दो और मुझे किसी ऐसी जगह भेज दो जहाँ पर मुझे कोई सिद्ध न कर पाए। तो जाने से पहले वंदना के पापा ने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा तू यहाँ से जा रहा है? तो वो जो एंटिटी थी उसने बोला कि जैसे मैं निकलूँगा वो पर्दे की रोड तोड़ता हुआ निकलूँगा मैं। सब वहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे, खासकर वंदना भी खड़ी होकर देख रही थी कि अचानक से जैसे ही शरीर से निकले वो अपना भोग लेने के बाद, मदिरा और मांस चखने के बाद जैसे ही शरीर से निकले, संजय रोड तोड़ते हुए गए। रोड एकदम से ब्लास्ट हुई, भटाक, और उसकी पूरी आवाज़ जो है पूरे मोहल्ले में गूंजी। और अचानक से जो सोनम गिरी माथे के बल, उसकी आवाज़ भी इतनी ज़ोर की आई, ऐसा लगा जैसे संजय जानबूझ के सोनम को दे के मार के गए हैं ज़मीन पे। वो अपना बदला लेके निकले क्या निकले, पर वहाँ से चले गए। सोनम को संभाला गया, कुछ टाइम के लिए उन्हें रिलेटिव के पास भेज दिया गया, पूजा पाठ हुई, घर को कीला गया सोनम के, और फिर उसके बाद सोनम अपने घर पर वापस आई। उनकी मम्मी को कुछ बोला नहीं गया क्योंकि उनकी मम्मी को सब कुछ पता ही था। उनकी मम्मी ने अपने बच्चों को नैनीताल बुला लिया और फिर इस घर को सेल पे चढ़ा दिया। अभी ये घर सेल पे लगा हुआ है जैसे कि वंदना ने बताया, और एक माँ खुद के बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है सिर्फ चिड़न के लिए कि सोनम को ऐसे नहीं छोड़ना, उसने तुझे छोड़ा तो तू बदला लेगा। हमेशा मैं अपने रियल इंसिडेंट में आखिरी में यही बोलता हूँ कि माँ बाप की जितनी हो सके सेवा करें, लेकिन कुछ तो भाई माँ बाप भी ऐसे होते हैं जो सेवा लायक नहीं होते। हालांकि ये 100 में से 1% ऐसे होते हैं। खैर क्या ही बोल सकते हैं, ये चीज़ें तो चलती ही रहेंगी, लेकिन जो चीज़ें आपको अब समझ में आनी चाहिए मॉरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में, कि भाई प्यार मोहब्बत की बातें हर कोई कर सकता है पर निभाना इतना आसान नहीं है। जब भी किसी इंसान से दिल लगाए तो थोड़ा सा वक्त ले, समझे कि सामने वाला इंसान हमारे काबिल है भी या नहीं है। जब तक इंसान की जेब में पैसा होता है ना, सब कुछ सही रहता है, सब कुछ मैनेजेबल होता है, लेकिन जब पैसा नहीं रहता ना तो प्यार सबसे पहले खिड़की से कूद के बाहर निकलता है। और इसके बाद हम यही कहते हैं कि भाई ऐसे रियल इंसिडेंट लाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है। हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमें आप मोटिवेट करके रखें। जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने भाई बहनों के साथ, कजन्स के साथ, क्योंकि ये इंसिडेंट फैमिली के साथ साथ हर कोई कहीं भी उठ बैठ के देख सकता है, क्योंकि प्यार मोहब्बत में तो हर कोई पड़ता है। तो यहाँ से जितनी ज़्यादा हो सके सीख ले। और इसके बाद हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वसी शौरा शो, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ऐसे ही लोग उस चैनल पर आते हैं, अपनी आप बीती बताते हैं, जिन्होंने कभी ना कभी खुद महसूस किया है, कुछ पैरानॉर्मल उनके साथ हुआ है। ऐसे ही लोग जिन्होंने जिनों को देखा, जिन्होंने आत्माओं की सेवा की, जिन्होंने चुड़ैल की सेवा की, जिन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा करा जिस वजह से अपनी आत्मा बेच दी, अपनी आत्मा का सौदा कर लिया, उस चैनल पर आते हैं। उनके रिलेटिव्स आते हैं और बताते हैं कि कैसे हमने अपनों को खो दिया इन सब चीज़ों की वजह से। उस चैनल का नाम है अक्षय वसी शौरा शो।
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसे भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। और कभी आपको ऐसा लगता है यार मैं भी आना चाहता हूँ पॉडकास्ट पर, उस पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी यूएसपी जो उस चैनल की है वो यही है, दूसरे चैनल से अलग बनाने वाली उसे, कि उस चैनल पर क्रिएटर्स के साथ सब्सक्राइबर्स भी आ रहे हैं और अपनी आप बीती उस चैनल पर बता रहे हैं, तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है आप उस चैनल पर आना चाहते हैं तो पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उसको पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए अक्षय भाई हम आना चाहते हैं पॉडकास्ट में। रिकॉर्डिंग को एक बार रिव्यू किया जाएगा, दिल्ली में हमारा सेंटर है, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। हम बैठेंगे कैमरे के सामने और बातचीत करेंगे कुछ ऐसा कंटेंट लाने की जहाँ पर किसी गलती किसी की सीख बन पाए, कहीं कुछ अवेयरनेस हम जनता को दे पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ से नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। प्रक्रिया सेम है, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है। इसी तरीके से स्पॉटिफाई को प्यार देते रहिए। हम अभी इंडिया में सेकंड नंबर पे स्पॉटिफाई पर रैंक कर रहे हैं। चलते फिरते आप हमारा कंटेंट स्पॉटिफाई पर सुन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे ही देखने को मिलेगा। तो इंस्टाग्राम यूट्यूब को भी इसी तरीके से प्यार देते रहिए। फेसबुक पे हमारी वीडियोस आ रही हैं पार्ट्स में, हम वहाँ पे लेके आ रहे थे कि जनता आराम से चलते फिरते उन्हें पार्ट्स में सुन पाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हमने वहाँ क्रॉस कर लिए और ये भी आपके प्यार की बदौलत हुआ। इसी तरीके से प्यार हमें देते रहिए जितना ज़्यादा हो सके। घर परिवार में प्यार बना के रखिए, जितना हो सके हमारे रियल इंसिडेंट को फैमिली ग्रुप में अलग अलग जगह पे शेयर कीजिए। इसी तरीके से जितना ज़्यादा हो सके सीखते रहिए। हम नए इंसिडेंट लाते रहेंगे। इन सब चीज़ों से बचने का जो सबसे पहला और आखिरी सॉल्यूशन वो है भक्ति। अपने कुल देवी देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, जितने पितृ पूजनीय, जितने भगवान हैं सबको पूजिए और हमारे रियल इंसिडेंट इसी तरीके से फॉरवर्ड करते रहिए। इसी तरीके से वीडियो पॉडकास्ट लाते रहेंगे। टिल देन नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। ये इसकी बॉडी को छोड़ के आ ही ना पाए, मुझे बदला चाहिए। उस लड़की ने इसको छोड़ दिया तो ना जीते जी इसने कुछ करा, ना मरने के बाद ही कुछ करेगा। तो कम से कम मरने के बाद ही कर दे। तो आप इमेजिन करो, खुद की माँ ने सिर्फ एक बदले के चक्कर में अपने ही बेटे को पहले मारा, मार के उस एंटिटी को भेजा। और मुक्ति नहीं दिलाना चाहती थी, वो ये चाहती थी कि इसके साथ बंधा रहे और अपने साथ इसको ले जाए, किसी से कभी उसकी शादी ना हो। कि ऐसा मेरी सगी माँ ने मेरे साथ किया है। तो आप बताओ कि मेरी क्या गलती है। मैं तो इससे तब भी प्यार करता था, पर इसने मेरा प्यार नहीं समझा। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। पर अब जब मैं आ गया हूँ तो अब तो मैं वचनबद्ध हूँ और मैं इसको अपने साथ लेके ही जाऊँगा।